जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका हार्दिक अभिनंदन मेरे YouTube चैनल अशोक बदाल द कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, ये चैनल आपको विदित है कि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को आगे पहुंचाने के लिए और बच्चों को समझ में आए इसलिए बनाया गया है। आज हम उसी कड़ी में कक्षा 12 के मॉडल पेपर 2025 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि 2025 में जो बोर्ड ने हमारे पास पेपर भेजा है उसको सोल्व कैसे किया जा सकता है और उसका आंसर्स क्या आएंगे वो देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने मॉडल पेपर की, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। वहां देखना है कि जब प्रोग्राम को रन करते समय आप दोस्तों अपने पास इसके लिए पेपर लेके तैयार रहे अपने साथ में और फिर पढ़े। जब प्रोग्राम को रन करते समय एरर आती है तो कौन सी एक्सेप्शन होती है? जब हम रन कर रहे हैं, प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो एक्सेप्शन आएगी तो हमें किस कीवर्ड के द्वारा होता है? तो यहाँ राइज मेथड होता है, राइज कीवर्ड के द्वारा एक्सेप्शन उठती है। तो राइज कीवर्ड या राइज एक्सेप्शन होगी तभी तो हमें पता लगेगा कि एक्सेप्शन है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, रीड लाइन मेथड वापस क्या देता है? रीड लाइन मेथड जो है वो रिटर्न क्या करता है? तो स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। हमें पता है लाइन से एक से ज्यादा लाइनों को रिटर्न करने वाला है तो स्ट्रिंग रिटर्न करता है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैक में नए एलिमेंट को टॉप में जोड़ना क्या कहलाता है? कि हमें पता है कि स्टैक के दो मुख्य फंक्शन है, पुश और पॉप। अगर पुश कर रहे हैं हम तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, उसमें जोड़ा जाएगा। तो यहाँ गलत है, आंसर क्या आएगा? पुश आएगा। क्या आंसर आएगा? पुश आएगा। ठीक है, टॉप में जोड़ने को क्या कहते हैं? पुश कहते हैं। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट है, सामान्यतः स्टोरेज डिवाइस है, जहां हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं उनको हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस में कौन कौन से ऑप्शन है? हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव और ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। तो आंसर आएगा सभी। इन सभी में हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास है, निम्न में से डाटाबेस के गुण है, इनमें से कौन से डाटाबेस के गुण है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमने पढ़ा वो क्या क्या कहते हैं कि डाटाबेस वास्तविक दुनिया के कुछ पहलू का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे मिनी वर्ल्ड भी कहा जाता है। दोस्तों, ये बात सही है। यह विशिष्ट उद्देश्य के लिए डाटा को डिजाइन करना, बनाना और संग्रह किया जाता है। बिल्कुल सही है। यह किसी भी आकार और जटिलता का हो सकता है, ये भी सही है। तो आंसर आएगा उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट है, एसक्यूएल में किस कमांड से टेबल संग्रह के गुणों को बदला जा सकता है? हमें टेबल के संग्रह को गुण बदलना है तो अल्टर कमांड का प्रयोग करते हैं, और डाटा का मान अगर बदलना होता है तो हम अपडेट कमांड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और उसके घटकों का संग्रह है। हाँ, यह संचार चैनल द्वारा परस्पर जुड़े हुए होते हैं। बिल्कुल सही। संसाधनों और सूचनाओं को साझा करने की अनुमति देते हैं। जी जरूर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ देम, सभी। उसके बाद में अपने पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंडविड्थ को हम किसमें मापते हैं? बैंडविड्थ को किसमें मापा जाता है? तो बैंडविड्थ को मापा जाता है हर्ट्ज में, HERTZ, हर्ट्ज में मापा जाता है। और बिट पर सेकंड जो है डाटा रेट को मापा जाता है। उसके बाद में है, एक मालवेयर की पहचान करें जो किसी संक्रमण के माध्यम से प्रतिकृति या क्लोन नहीं बनाता है। दोस्तों, ये है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? अपने आप को दिखावा करता है कि मैं सही हूं, लेकिन वो एक बार इंस्टॉल होने के बाद में अपना वायरस वाले गुण दिखाता है, लेकिन वो प्रतिलिपि नहीं बनाता है, अपने आप क्लोन नहीं बना सकता। उसके बाद में अपने पास है, किसी तत्व के संग्रह को किसी विशेष क्रम में रखने या पुनर्व्यवस्थित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं रीअरेंजमेंट यानी सॉर्टिंग। जब कोई भी एलिमेंट्स है उसको अपन ने क्या किया? रीअरेंज किया, तो वो क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाती है। उसके बाद में है अपने पास, मुकेश ने टेस्ट में 8, 9, 10, 8, 7, 6 अंक प्राप्त किए। इन अंकों का बहुलक क्या होगा? दोस्तों, बहुलक किसे कहते हैं? जो अपने कॉलम में सबसे ज्यादा बार मान आता है, रिपीट होता है, उसे अपन बहुलक मान लेते हैं। तो यहाँ देखने पे 8 2 बार आया है, बाकी सब एक एक बार आया है, तो यहाँ बहुलक कौन हुआ? 8 हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा नेटवर्क है? तो वेन, मेन और लेन, इन तीनों में से सबसे छोटा नेटवर्क है लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद में सबसे बड़ा नेटवर्क है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसमिशन मीडिया को आमतौर पर
किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है, कितने रूप में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। तो ट्रांसमिशन मीडिया दो प्रकार की होती है, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड को हम वायर वाला कहते हैं, वायर, और अनगाइडेड को वायरलेस बोलते हैं। तार और बेतार भी हिंदी में बोल सकते हैं इसको। एक ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में कितने एक्सेप्ट कथन हो सकते हैं, तो एक से अधिक, शून्य से अधिक नहीं आएगा, एक से अधिक आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, एक से अधिक एक्सेप्ट ब्लॉक हो सकते हैं, मोर देन वन, एक से ज्यादा हो सकते हैं। उसके बाद में है कि अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो निम्न है, किसी भी एलिमेंट को छोड़े बिना एक बार में एक सूची के एलिमेंट की जांच कौन करता है, तो उसका आंसर है लीनियर सर्च। लीनियर सर्च क्या करता है दोस्तों, हर एक एलिमेंट को क्रमानुसार चेक करता है कि क्या मेरा एलिमेंट वही है या नहीं है। तो ये किसी भी एलिमेंट को छोड़ता नहीं है और कंटिन्यू चलता रहता है। उसके बाद में किसी विशेष क्रम में तत्वों को संग्रह को पुनः व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपन सॉर्टिंग कहते हैं। यह भी जस्ट अपन ने ऊपर अभ्यास में भी देखा। उसके बाद में नेक्स्ट है, फ्रंट और रियर का उपयोग ट्यूब की शुरुआत और अंत में किया जाता है। किसकी शुरुआत और अंत में किया जाता है, ट्यूब की शुरुआत और अंत में होता है। एक पाइथन ऑब्जेक्ट है जो एरर बताता है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन जब हम पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में हमें ये बताया जाता है कि एक्सेप्शन एक पाइथन ऑब्जेक्ट है जो क्या काम करता है, अपने को एरर को बताता है। एक प्रोग्राम का संग्रह जो डेटाबेस को उपयोग व मेंटेन करने के लिए उपयोगकर्ता को सक्षम बनाता है। तो इसका आंसर है DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, हमारे जितने भी डेटाबेस है उसको बनाने का काम, उसको मेंटेन करने का काम, एक्सेस डाटा को एक्सेस करने का काम, अल्टर टेबल करने का काम, ये सारे कार्य क्वेरीज के माध्यम से भी यूज कर सकते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है, किसी संबंध में कोई विशेषता फॉरेन की है यदि वह किसी अन्य संबंध में क्या हो, प्राइमरी की। हमने फॉरेन की परिभाषा यही पढ़ी है कि अगर एक रिलेशन एक टेबल के अंदर कोई की फॉरेन की तभी हो सकती है जब दूसरे रिलेशन में वह प्राइमरी की का कार्य कर रही हो। नेक्स्ट है, FTP का क्या अर्थ है, तो FTP का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कई अलग अलग नेटवर्क का संग्रह क्या कहलाता है, वेन। क्या कहलाता है, वेन, या हम ये कह सकते हैं इंटरनेट इसका उदाहरण है, लेकिन कहलाता है संग्रह नेटवर्क का संग्रह वेन है, वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद में है VoLTE का क्या अर्थ है, इसका पूरा नाम पूछा गया है, तो वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म स्टिमुलेशन। वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म स्टिमुलेशन, VoICEOVERLTERMEVOLUTION। एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है जो एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद में वायरस की तरह कार्य करता है, तो वो अभी बताया ट्रोजन। दोस्तों अब अपने पास है इसका सब्जेक्टिव टाइप, और पहला क्वेश्चन है आयु एरर को कैसे पता लगाते हैं। अगर पाइथन में किसी प्रकार की कोई भी एरर आती है तो हम उसको ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं कि इस कोड में आने की संभावना है, और एक्सेप्ट ब्लॉक में उसे क्या किया जाता है, हैंडल किया जाता है। तो पाइथन में एक्सेप्शन को ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में मालूम किया जाता है। जिस कोड में एरर आने की संभावना होती है उसे ट्राई ब्लॉक में लिखा जाता है। इसके लिए राइज कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट में है अपने पास कि हमारे पास ओपन फंक्शन किस काम में आता है। ओपन फंक्शन क्या काम करता है और कैसे करता है, तो फाइल में पहले से निर्मित फाइल को पाइथन में पहले से निर्मित फाइल को खोलने के लिए ओपन फंक्शन का उपयोग किया जाता है। जैसे फाइल ऑब्जेक्ट मैंने एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर ओपन फंक्शन लगाया, जहां फाइल का नेम और उसका एक्सेस मोड, कि वो राइट मोड में खोलना चाहता है, रीड मोड में खोलना चाहता है, R+ या W+ अपेंड में किस मोड में वो ओपन करना चाहता है। नेक्स्ट है अपने पास कि रीड फंक्शन क्या काम करता है, और यहाँ पे रीड एन का जो है वो 1 कैसे होगा, तो डाटा फाइल से डाटा के बाइट्स एन की निर्दिष्ट संख्या को पढ़ने के लिए रीड फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन भी यही थी, डाटा फाइल से जो डाटा के बाइट्स की संख्या को पढ़ने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, तो रीड फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ एन जो है बाइट की संख्या आ जाती है। उसके बाद में हमारे पास एक लिस्ट की हुई थी पेपर में,
और वो लिस्ट में कहता है कि इसका औसत मान या मीन क्या होगा, एवरेज क्या होगा, वो निकाला गया है। तो हमारे पास लिस्ट जो है उसमें 90, 120, 110, 115, 85, 90, 100, 110 और 110 है, और मुझे इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो दोस्तों एवरेज निकालने का सूत्र जो होता है सभी मानों का योग बटा में सभी मानों की कुल संख्या। तो हमने इन सबका योग किया और 9 से भाग देने पर हमारे पास 103.33 आंसर आया, 103.33। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट है डाटाबेस स्कीमा क्या होता है। तो डाटाबेस यह डाटाबेस की संरचना को परिभाषित करता है, यह डाटाबेस में डाटा को कैसे व्यवस्थित किया जाए यह बताता है। इसमें टेबल, फील्ड व रिलेशन आते हैं। नेक्स्ट है एसक्यूएल में किसी रिलेशन या टेबल के मान में परिवर्तन या एडिट करने के लिए अपडेट स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन ये था कि अपडेट स्टेटमेंट का प्रयोग क्यों किया जाता है या किस स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है हमें अगर परिवर्तन करना हो किसमें, एसक्यूएल में रिलेशन या टेबल को। तो मान को अगर परिवर्तित करना है तो अपडेट का, और संरचना में अगर परिवर्तन करते हैं तो अल्टर कीवर्ड। इसके लिए अपडेट, टेबल नेम, सेट, कॉलम, वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वेयर कंडीशंस अपन इसका यूज करेंगे। उसके बाद में है कि कंप्यूटर नेटवर्क के मुख्य भाग कौन से हैं, मुख्य 5 भाग कौन कौन से हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क के मुख्य 5 भाग है, भेजने वाला सेंडर, प्राप्त करने वाला रिसीवर, संदेश जो मैसेज है, माध्यम तार या बेतार, और प्रोटोकॉल नियमों का समूह या कुछ नियम। उसके बाद में दोस्तों अगला पूछा गया है ट्रांसमिशन मीडिया क्या होती है, ट्रांसमिशन मीडिया क्या हो सकती है। तो देखिए कंप्यूटर नेटवर्क पर डाटा को भेजने व प्राप्त करने के लिए आवश्यक माध्यम ट्रांसमिशन माध्यम कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है, गाइडेड माध्यम और अनगाइडेड माध्यम। गाइडेड माध्यम को हम तार का माध्यम भी कह सकते हैं जैसे केबल का प्रयोग होता है, और अनगाइडेड माध्यम में बेतार माध्यम जैसे तरंगे उपयोग में आती है। नेक्स्ट है एक्सेप्ट ब्लॉक क्या है। तो ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में एक्सेप्शन कैच होने पर एक्सेप्ट ब्लॉक द्वारा उसे हैंडल किया जाता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो एक्सेप्ट ब्लॉक का उपयोग कहाँ किया जाता है, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है रेडियो तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो रेडियो तरंगों की आवृत्ति दोस्तों 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 1 गीगाहर्ट्ज तक होती है। 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 1 गीगाहर्ट्ज तक होती है। और इस प्रकार हमारा खंड कंप्लीट होता है जिसमें शॉर्ट आंसर्स, हाफ मार्क्स और 1 मार्क्स वाले पूरे होते हैं। अब हमारे पास है बड़े क्वेश्चन जो 1.5 मार्क्स के हैं खंड में। यहाँ पर पास 2 स्टेटमेंट रखे हैं कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। एक लिखा है P इक्वल टू ओपन प्रैक्टिस डॉट टेस्ट आर मोड में है P डॉट रीड 0, और एक लिखा हुआ है विथ ओपन प्रैक्टिस डॉट टेस्ट आर एज P x इक्वल टू P डॉट रीड। इन दोनों स्टेटमेंट में क्या अंतर है आपको ये बताना था। तो अपन देखते हैं कि यहाँ जो पहले वाला है वो क्या करेगा, इसको आर मोड में ओपन करेगा। यह कोड प्रैक्टिस डॉट टेस्ट फाइल को रीड मोड में ओपन करता है और 0 बाइट, यहाँ जितने भी बाइट्स होगी उतनी बाइट को रीड करता है। इसमें फाइल को क्लोज करने की आवश्यकता होती है, हमें बाहर से एक्सटर्नल रूप से इसको क्लोज करना पड़ेगा अगर ओपन किया है तो। परंतु विथ ओपन जब अपन करते हैं तो ये क्या करता है, प्रैक्टिस फाइल को ओपन करेगा रीड मोड में और इसमें जितने भी डाटा होगा उसको कंप्लीटली रीड करेगा। इसमें किसी बाइट की संख्या नहीं है, जो भी फाइल में होगा उसको पूरी रीड करेगा और साथ में इसको हमें बाहर से क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक ही क्लोज स्वतः ही क्लोज हो जाती है। ये अंतर इनमें है। उसके बाद में हमारे पास है स्टैक पर किए जाने वाले बुनियादी ऑपरेशन कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन 5वां ये है कि स्टैक पर किए जाने वाले बुनियादी ऑपरेशन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों हमें पता है पुश और पॉप 2 बुनियादी ऑपरेशन है। पुश क्या करता है, ये स्टैक के टॉप से एक एलिमेंट को जोड़ने का कार्य करता है। इसका उपयोग स्टैक ओवरफ्लो अपवाद तक किया जा सकता है और जब तक जोड़ता है डाटा जब तक कि पूरी तरह से स्टैक फुल ना हो जाए, ओवरफ्लो ना हो जाए। और उसी तरह पुश पॉप क्या करता है, ये किसी भी एलिमेंट से किसी भी स्टैक से एक एलिमेंट को डिलीट करता है और ये जब तक करता रहता है जब तक कि अंडरफ्लो यानी कि स्टैक पूरे रूप से खाली ना हो जाए। लेकिन एक के समय में एक ही को डाटा को जोड़ता है और एक के समय में एक ही डाटा को ये हटाता है। नेक्स्ट है अपने पास
क्यू डाटा, क्यू क्या है? क्यू डाटा स्ट्रक्चर है एक प्रकार का। तो देखिए, क्यू डाटा स्ट्रक्चर संरचना में डाटा एलिमेंट को अलग अलग एंड से जोड़ा हुआ रखाया जाता है। जहां से एलिमेंट को जोड़ा जाता है उसे रियर या टेल कहा जाता है, तथा जहां से एलिमेंट को हटाया जाता है उसे फ्रंट और हेड कहा जाता है। जबकि डेट में डाटा एलिमेंट को दोनों छोर से जोड़ा या हटाया जा सकता है। तो क्वेश्चन अपना यह था कि डेट से क्यू जो है वो किस प्रकार से भिन्न है। तो हम सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं, क्यू डाटा टाइप में डाटा को ऐड करना अलग छोर से होगा और डाटा का डिलीशन अलग छोर पे होगा, जबकि हमारे पास डेट में दोनों छोर से ऐड भी हो सकता है और दोनों छोर से हटाया भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलिजन क्या है? कोलिजन क्या है? हैशिंग खोज द्वारा एलिमेंट खोजने पर यदि सूची का प्रत्येक एलिमेंट हैश टेबल में एक यूनिक स्थान पर मैप करता है तो उसे कोलिजन कहा जाता है। दोस्तों, हमने जब सर्चिंग करनी है या तो हमारे पास हैश सर्चिंग एक टॉपिक आता है, हम वहां पे हैश फंक्शन यूज करते हैं। अगर किसी नाम किसी वैल्यू के साथ अपन ने हैश फंक्शन यूज किया और एक ही स्थान पर एक ही लोकेशन पर एक से ज्यादा बार कोई वैल्यू जा रही है तो टकराव होता है और इसे क्या कहा जाता है? कोलिजन कहा जाता है। जैसे मैं बात करूं, मेरे पास लिस्ट है 34, 16, 2, 26 और 10। इस पर मैं हैश फंक्शन लिस्ट ऑफ आई %10 यानी 10 से भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा वो का यूज करता हूं। तो देखो 26 में भी 10 का भाग देने पे 6 शेषफल रहता है और 16 में भी 10 का भाग देने पे 6 शेषफल रहता है, यानी 6वें स्थान पर 16 भी आना चाहिए और 26 भी आना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है? कोलिजन कहलाता है। नेक्स्ट है, संरचित डाटा और असंरचित डाटा में क्या अंतर है? दोस्तों, संरचित डाटा वह डाटा जो व्यवस्थित होता है एवं सही तरीके से परिभाषित प्रारूप में दर्ज किया जाता है, संरचित डाटा कहलाता है। जबकि वह डाटा जो व्यवस्थित क्रम में नहीं होता है तथा परिभाषित प्रारूप में नहीं लिखा जाता है उसे असंरचित डाटा कहा जाता है। दोस्तों, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास था, यहाँ कट हो गया। सप्ताह के 7 दिनों का तापमान सेल्सियस में 34, 34, 27, 28, 27, 34, 34 है। मानक विचलन तापमान खोजने के लिए उपयुक्त सांख्यिकी तकनीक का प्रयोग पहचानें। तो दोस्तों, अगर हमारे पास मानक विचलन का क्वेश्चन आता है तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है? उसका औसत निकालना है, मीन निकालना है, एक्स बार का मान निकालना है और उसके बाद में उसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैं मीन निकालूंगा, तो संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। जब मैंने इन सबको जोड़ा और 7 से भाग दिया तो 218 बटा 7 आए और मेरे पास एक्स का मान कितना आया? मीन का मान यानी एवरेज कितना आया? 29.14 आया। अब मैं क्या करूंगा? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें सूत्र चाहिए। इसका फॉर्मूला जो होता है सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। अब यहां देखिए, समीशन योग करेगा इसका स्क्वायर होने के बाद, ये जो एक्स बार है अपने पास क्या आई थी? जो हमारे पास मेन आया था वो है एक्स आई का मान, जो हमें टेम्परेचर दे रखा है वो है। अब हम क्या करेंगे? पहले इनका निकालेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार को निकालेंगे। तो एक्स आई माइनस मीन, तो 34 माइनस 29.8 से माइनस करेंगे तो अपने पास ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। अब इन सबका हमें करना है स्क्वायर। जैसे 2.86 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास 8.1796 आता है और इस क्रम में हम इसको क्या करेंगे? पूरे का स्क्वायर करेंगे। सबका स्क्वायर करने के बाद हम सबको क्या करेंगे? टोटल। टोटल क्यों करेंगे? क्योंकि हमें समीशन दे रखा है। समीशन करेंगे, टोटल करने के बाद हमें n से इसको डिवाइड करना है। n यानी कुल संख्या, n की संख्या कितनी है? 7। हमने क्या किया? इसमें इसको डिवाइड किया तो अपने पास आंसर कितना आ गया? अपने पास 3.147 3 आ गया। यहाँ जरूर भी लगा हुआ होगा दोस्तों, तब आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंगल रो और मल्टी रो फंक्शन में कोई दो अंतर लिखिए। आपके मॉडल पेपर में केवल 2 अंतर है, जबकि अपने पास ये क्वेश्चन एडवांस परीक्षा में आया था तो केवल अंतर पूछा गया था। तो हमने वही आंसर दे दिया कि अगर 2 आता है या 4 अंतर आते हैं वो पर लिख देंगे। सिंगल रो, इसे इन फंक्शन को स्केलर फंक्शन भी कहा जाता है, इन्हें एग्रीगेट फंक्शन भी कहा जाता है। ये एकल सिंगल मान पर लागू होती है एवं परिणाम भी सिंगल मान लेकर करते हैं, जबकि ये एक से ज्यादा टपल पर लागू किए जा सकते हैं। अब सिंगल रो की बात करें तो इन्हें सेलेक्ट क्लेज, वेयर क्लेज एवं ऑर्डर बाय क्लेज का साथ उपयोग किया जाता है और इन्हें केवल सेलेक्ट क्लेज के साथ उपयोग किया
जा सकता है। उदाहरण के लिए मैथ फंक्शन, स्ट्रिंग एवं गेट फंक्शन, यहाँ मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज और काउंट और सम। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न की आउटपुट क्या होगा। तो वहां पे सेलेक्ट पावर 3 और 4 दे रखा है, सेलेक्ट लेंथ इंडिया दे रखा है। तो सबसे पहले एक ही बात करें तो यहाँ पावर जो है वो घात बताता है, पहली संख्या पे दूसरी संख्या उसकी घात होगी। यह फंक्शन पहले मान पर दूसरे को घात मान के रूप में लेता है, इसका आउटपुट क्या आएगा 80 बनाएगा, यानी 3 की घात 4। 3 को 4 बार खुद से मल्टीप्लाई करना है, 3 की 9, 9 की 27 और 27 की 81। वैसे ही लेंथ फंक्शन क्या करता है, कुल स्ट्रिंग में अक्षरों की संख्या को रिटर्न करता है, लंबाई को रिटर्न करता है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा INDIA, कुल 5 अक्षर है तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट है डोस और DDoS में क्या अंतर है। डोस डेनियल ऑफ सर्विस और DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस में क्या अंतर है, हमारे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका पूरा नाम डेनियल ऑफ सर्विस है। इसके द्वारा उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर अधिक मात्रा में ट्रैफिक भेजा जाता है, जिससे उपयोगकर्ता किसी संसाधन का उपयोग नहीं कर पाता है। दोस्तों दोनों का काम यही है कि इसमें अटैकर जो होता है वो उपयोगकर्ता के पास, यूजर के पास उसके डाटा को या पाथ को अवरोध करता है, यानी ट्रैफिक भेजता है। लेकिन इन दोनों में अंतर इतना ही है कि यहाँ डोस में एक ही स्थान से ट्रैफिक भेजा जाता है और DDoS में डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस में विभिन्न स्थानों से सेम एक पे ही अटैक किया जाता है, अलग अलग जगह से इसमें क्या किया जाता है, अपने पास अटैक किया जाता है। इसका पूरा नाम डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस है। इसमें यूजर पर अटैक अलग अलग वितरित स्थानों से किए जाते हैं। यह बोट मालवेयर का प्रयोग करता है, इसलिए इसे बोटनेट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, एक स्ट्रिंग को रिवर्स करने का प्रोग्राम बनाइए। पाइथन प्रोग्राम लिखना है कि रिवर्स स्ट्रिंग में कैसे कर सकता हूँ। रिवर्स का मतलब मैंने कोई स्ट्रिंग दी और उसको उल्टे क्रम में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पुश स्टैक के माध्यम से बनाना है। तो पुश ऑपरेशन, एक स्टैक और एलिमेंट उसमें ऐड करते जाएंगे। पॉप ऑपरेशन करेंगे तो स्टैक के लास्ट पॉप हमें पता है कि सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को ही क्या करता है, डिलीट करता है। तो ये दोनों हमने फंक्शन बनाए। फंक्शन बनाने के बाद इसके लिए हमने क्या किया, डिफाइन पुश स्टैक एलिमेंट, स्टैक डॉट अपेंड एलिमेंट। एलिमेंट को हम स्टैक में ऐड करते जाएंगे। डिफाइन, एक मिनट, हाँ, इसके लिए हमने क्या किया है, स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए प्रोग्राम है डिफाइन पुश स्टैक एलिमेंट स्टैक डॉट अपेंड। अपेंड फंक्शन क्या करता है, ऐड एलिमेंट करता है जो पहले से है उसके पीछे डाटा को ऐड करने का कार्य करता है एलिमेंट। डिफाइन पॉप स्टैक, इफ स्टैक इज इक्वल टू रेट, खाली है तो रिटर्न कर देगा, अगर खाली नहीं है तो वो पॉप कर देगा। ये हमने फंक्शन बनाया। उसके बाद में रिवर्स करने का भी एक फंक्शन बनाया स्ट्रिंग को। एन ले लिया मैंने एक वेरिएबल, उसमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डाली कि कितनी है। स्टैक अगर खाली है तो अलग बात है, अन्यथा फॉर आई एक मैंने क्या लिया, काउंटर वेरिएबल लिया, एक्स्ट्रा वेरिएबल जो कंट्रोल करेगा इन रेंज, और रेंज कहां तक है, लेंथ तक। पुश स्टैक स्ट्रिंग ऑफ आई, आई को अपन क्या करते रहेंगे, पुश करते रहेंगे रिवर्स रूप में। और फॉर आई इन रेंज एंड स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग प्लस पॉप स्टैक, और पहले वाली स्ट्रिंग थी उसमें अपन ऐड करते जाएंगे। तो अपने पास अब यहां से मेन फंक्शन स्टार्ट होता है कि यूजर से अपन सबसे पहले क्या लेंगे, स्ट्रिंग लेंगे। स्ट्रिंग इनपुट एंटर स्ट्रिंग, यूजर क्या करेगा, एंटर करेगा एंटर स्ट्रिंग एज, जो भी आंसर आएगा। फिर हम उसको स्ट्रिंग रिवर्स स्ट्रिंग नाम से फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे, और प्रिंट में रिवर्स स्ट्रिंग एज रिवर्स स्ट्रिंग कर देंगे। तो हमारे पास आउटपुट जो आएगा, एंटर स्ट्रिंग अशोक बधाल, एंटर स्ट्रिंग अशोक बधाल, और रिवर्स करेंगे तो पहले एल फिर एच बी ए बी तो ओ के ओ एच एस ए, ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसका रिवर्स होके आ जाएगा। इसका अर्थ हुआ था कि हमें 2 + 3 × 4/2 को एक केवल स्टेप्स लिखने थी, आंसर जहां आए वो नहीं लिखना था। फिर भी अपन आंसर भी कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले जहां ओपनिंग ब्रेसेस आता है, जैसा मैंने पढ़ाया था, तो हम पुश करते हैं, ठीक है, पुश इनटू स्टैक। फिर अपने पास फिर ओपनिंग ब्रेसेस है तो पुश इनटू स्टैक। फिर अपने पास अगर कोई वैल्यू या मान या वेरिएबल आता है तो उसको अपन क्या करते हैं, अपेंड करते हैं। अपेंड मैंने क्या कर दिया 2, फिर प्लस आता है, ऑपरेटर आता है तो अपन पुश करते हैं, पुश कर दिया। फिर 3 आया तो मैंने अपेंड कर दिया,
फिर अगर क्लोज स्टेटमेंट आता है, जहां जहां बंद होने वाला आता है, तो अपन क्या करते हैं, पॉप करते हैं। और जब तक पॉप करते हैं कि जब तक हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस ना, ओपनिंग ब्रेसेस ना आए। तो 2+3, तो अपन ने जो प्लस था उसको क्या किया, यहाँ पे पॉप कर दिया। पॉप करेंगे तो इस दोनों में क्या हो गया, यहाँ पे लास्ट की जो वैल्यूज होगी वो प्लस हो जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा 5। अब हमने फिर पुश किया इनटू स्टेट में, क्योंकि स्टार अपने पास आया था, मैंने स्टार में पुश कर दिया। उसके बाद में ओपनिंग ब्रेसेस को पुश किया, फिर 4 को मैंने अपेंड किया, फिर डिवाइडेड को पुश किया, फिर अपेंड इनटू द स्टेक, 2 को अपने स्टेक को कर दिया और पॉप किया हमने लास्ट वाले एलिमेंट। लास्ट वाला था डिवाइड, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो अपने पास 2 हो जाएगा। फिर अपन ने पॉप किया एस्टेरिक साइन को, मतलब गुणा को, तो 5 दूनी 10 हो गया। फिर अपन ने प्लस को पुश कर दिया, फिर अपेंड कर दिया, जो 10 और 2 हो गए। अब कोई मान नहीं है तो पॉप कर देंगे, तो 10 और 2 प्लस 2 हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 12। इस प्रकार हम पुश और पॉप करेंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट है, हमारे पास एक प्रोग्राम बनाना है पाइथन का, जिसमें ये लिखा हुआ हो कि पाइथन जो अपन स्ट्रिंग ले रहे हैं वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। दोस्तों पैलिंड्रोम शब्द का मतलब ये होता है कि दोनों तरीके से मैं पढ़ूं तो सेम रीड आए। जैसे MADAM, MADAM, मैडम हो गई, मलयालम हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो दोनों तरफ से रीड करने पे फ्रंट से या इंडेक्स के स्टार्टिंग से या अंत से सेम आंसर आना चाहिए, वो पैलिंड्रोम कहलाती है। देखिए, डिफाइन इफ पैलिंड्रोम स्ट्रिंगली, इफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग, तो अपने -1 करते जाएंगे। रिटर्न द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, एल्स स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, आंसर आ जाएगा। अब अपने पास है स्ट्रिंग इनपुट एंटर स्ट्रिंग, अगर है तो इस पैलिंड्रोम वाला जो आंसर है, अपने पास जो फंक्शन बनाया है वहां से अपने वो स्ट्रिंग को आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने इनपुट में लिया कि मैडम, तो आउटपुट में आंसर आ जाएगा मैडम, मैंने स्ट्रिंग डाली थी तो स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, आंसर आ जाएगा। इसका अथवा था स्टैक और क्यू में अंतर बताइए, क्यू और स्टैक में अंतर डिफाइन कीजिए। तो दोस्तों सिंपल सा आंसर है कि क्यू जो है इसमें डाटा को अलग अलग एंड से जोड़ा जाता है या हटाया जाता है। इसमें स्टैक में दोनों को हटाना और जोड़ना एक ही एंड से होता है। जहां से एलिमेंट को जोड़ते हैं उसे रियर, और जहां से हटाया जाता है उसे फ्रंट कहा जाता है क्यू में, जबकि स्टैक में जोड़ना और हटाना एक ही छोर से होता है और इसको क्या कहा जाता है, टॉप कहा जाता है। उसके बाद में यह FIFO सिद्धांत पर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत पर कार्य करती है, जबकि यह LIFO सिद्धांत, लास्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके प्रमुख फंक्शन NQ और DQ है, जबकि इसके प्रमुख फंक्शन पुश और पॉप है। NQ ऑपरेशन द्वारा रियर पर एलिमेंट को जोड़ता है, जबकि यहाँ पुश ऑपरेशन द्वारा टॉप से एलिमेंट को जोड़ता है, और DQ क्या करता है, डिलीट करता है, तो यहाँ पर पॉप क्या करता है, डिलीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम पूछा था उसने कि जो अपने पास क्लास में जितने भी स्कूल में एडमिशन ले बच्चे या क्लास में एडमिशन ले, उनकी जो नाम है वो अल्फाबेटली सॉर्टेड होके आ जाए, ऑर्डरली सॉर्टेड होके आ जाए, उसके लिए हमें प्रोग्राम बनाना था। तो देखिए, क्लास में जैसे मैंने इंसर्ट नेम किया तो नेम लिस्ट में न्यू नेम डाल दिया, इंडेक्स में मैंने उसकी लेंथ डाल दी कि कितने बच्चे हैं। If I in the range index, if new name list is I, इंडेक्स में क्या डाल दिया मैंने, I की वैल्यू डालते रहे और ब्रेक कर दिया। नेम लिस्ट डॉट इंसर्ट इंडेक्स न्यू नेम लिस्ट आ जाएगी, और अगर खाली है तो ठीक है। while यहाँ कंडीशन अप्लाइड होगी कि हमें यहाँ ही अपनी कंडीशन लगानी है, न्यू नेम इनपुट एंटर नेम और स्टॉप, या तो आपको कोई नाम डालना है या स्टॉप शब्द डालना है। अगर उसने कोई न्यू नेम डॉट लोअर में स्टॉप डाला तो वहीं पे डाटा रुक जाएगा, इसके बाद में वो डाटा इंसर्ट करना बंद कर देगा। अदरवाइज वो न्यू इंसर्ट करता रहेगा जब तक अपने वो नाम करवाने। और फिर सॉर्टेड होने के बाद, जहां से अपने डिफाइन इंसर्ट नाम से फंक्शन लिया था, उसको कॉल करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो नेम प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए, एंटर नेम और स्टॉप, तो मैंने अशोक डाला, एंटर नेम ऑफ द स्टॉप इज बदाल डाला, एंटर नेम ऑफ द स्टॉप अनुपम डाला, एंटर नेम ऑफ स्टॉप तो मैंने स्टॉप डाला, जैसे स्टॉप डाला ये काम बंद हो गया और आंसर आया टोटल स्टॉप अशोक अनुपम और बदाल, एक अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या हो गया, सॉर्ट होके आ गया। अब अपने पास है सिलेक्शन सॉर्ट के लिए एल्गोरिथम, इसका अथवा था सिलेक्शन सॉर्ट के लिए अपने को क्या लिखनी थी, एल्गोरिथम लिखनी थी। तो दोस्तों स्टेप 1 सेट I इक्वल टू 0, स्टेप 2 while I
इज लेस देन n, रिपीट स्टेप 3 to 11, 3 से लेकर 11 तक अगर जब तक करेंगे जब n का i का मान n से छोटा रहेगा। सेट मिनिमम ऑफ i, मिनिमम में पहले i कर दिया क्योंकि सिलेक्शन सॉर्ट में हम सबसे पहले वैल्यू को क्या करते हैं, मिनिमम घोषित कर देते हैं। एक फ्लैग वेरिएबल ले लिया मैंने, कोई भी वेरिएबल, और उसमें हम काउंट वेरिएबल भी ले सकते हो, मैंने क्या कर दिया 0। सेट j इक्वल टू i प्लस 1, और हर बार आगे बढ़ने के लिए while j इज लेस देन n, रिपीट स्टेप 6 से लेकर 10 तक की रिपीट होगी। इफ नंबर लिस्ट i इज लेस देन इक्वल टू नंबर मिनिमम, देन मिनिमम में क्या रहेगा, j आ जाएगा, और फ्लैग में क्या हो जाएगा 1। फ्लैग क्या है, हमारे पास इंडेक्स मान को आगे बढ़ने वाली वैल्यू है, एक वेरिएबल ले रखा है मैंने काउंटिंग करने के लिए। इफ फ्लैग इक्वल टू 1, देन स्वैप नंबर लिस्ट i, नंबर लिस्ट मिनिमम, और सेट i इक्वल टू i प्लस 1। हम इसको नेक्स्ट में कर लेंगे, और फ्लैग का मान जैसे ही 1 हो गया 0 से, तो अपन क्या कर देंगे, स्वैपिंग कर देंगे। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमें क्या करना था कि एक लिस्ट दे रखी थी अपने पास। इस लिस्ट के लिए ये हमें कि जो 2 बार 8 आया है उसके लिए हमें प्रोग्राम बनाना था। प्रोग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिफाइन लीनियर सर्च लिस्ट एलिमेंट, पोजीशन डालेंगे इक्वल टू -1 for I in range length of list, if list I इक्वल टू एलिमेंट, पोजीशन डालेंगे अपन I, ब्रेक कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। लिस्ट अपने पास थी 42 -2 32 8 17 19 42 3 8 और 44। एलिमेंट जो था वो था 8, जिसको हम सर्च करने वाले थे। रिजल्ट में आएगा लीनियर सर्च लिस्ट एलिमेंट। अब इफ रिजल्ट नॉट इक्वल टू -1, अगर रिजल्ट -1 नहीं आता है तो द पोजीशन ऑफ एलिमेंट आ जाएगा और रिजल्ट के एलिमेंट आ जाएगा। तो देखो अपने पास लास्ट में देखे द पोजीशन ऑफ एलिमेंट 8 कौन सी पोजीशन पे है, 0 1 2 3, कौन सी पोजीशन पे है 3, तो उसकी पोजीशन क्या आ जाएगी 8 जो है वो तीसरी पोजीशन पे आ जाएगी। इसी का अर्थ है कि हमारे पास एक लिस्ट दी गई है और उसको लीनियर सर्च के द्वारा स्टेप वाइज स्टेप सोल्व करना था। लीनियर सर्च के माध्यम से इसको क्या करना था, सर्च करना था। तो हमारे पास ये लिस्ट है और खोले जाने वाला एलिमेंट क्या है 7। अगर मैं इस लिस्ट को इंडेक्स के हिसाब से लगाता हूं तो 0 पे आ जाएगा 8, एक पोजीशन पे आ जाएगा -4, 2 पे 7 है, 3 पे भी 7 है, 4 पे 0 है, 5 पे 2 है और 6 पे 9 है। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूं, सबसे पहले इंडेक्स मेरी वैल्यू है 0 क्या मेरी n जो मैक्सिमम वैल्यू है 7 से कम है, जी हाँ है, तो मैं लिस्ट में क्या जो वैल्यू है 8 की तुलना मेरे 7 से करूंगा कि दोनों बराबर है क्या, नहीं है, तो मैं इंडेक्स का मान क्या करूंगा, इंडेक्स +1, तो पहले 0 था तो +1 करते क्या हो गया 1 हो गया। अब मैं अगले पोजीशन पे चेक करूंगा कि क्या 1 वाली पोजीशन मेरी कुल एलिमेंट से छोटी है, बिल्कुल है, तो मैं आगे चलूंगा। -4 इसकी वैल्यू है, क्या मेरे 7 के बराबर है, नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा, जो इंडेक्स 1 थी उसमें एक और ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह मैं दूसरे इक्वेशन में चलूंगा, क्या मेरा 2 अभी भी छोटा है, तो बिल्कुल छोटा है, तो 7 में मान है 7 बराबर है हाँ, तो खोजे जाने वाला एलिमेंट जो है वो हमें लिस्ट में पोजीशन नंबर 3 पे फाइंड आउट हो जाता है, आसानी से मिल जाता है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, डाटाबेस की मुख्य अवधारणाएं कौन कौन सी है, तो देखिए दोस्तों डाटाबेस की मुख्य अवधारणाएं हैं डाटाबेस स्कीमा, डाटाबेस प्रतिबंध, डाटा मेटाडाटा, डाटाबेस इंस्टेंस क्वेरी, डाटा मैनिपुलेशन और डाटा इंजन। इन सबके बारे में पढ़ते हैं। तो डाटाबेस स्कीमा क्या है, यह डाटाबेस की संरचना है जिसमें डाटा की व्यवस्था को दर्शाया जाता है। इसमें टेबल नेम, कॉलम्स आदि होते हैं, फील्ड नाम भी होता है। डाटा प्रतिबंध क्या है, यह डाटा पर लगाई गई सीमाएं होती है जिससे टेबल के एक या एक से अधिक कॉलम में डाला जा सकता है, जिसे प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, नोशनल आदि ये हो सकती है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है मेटा डाटा। यह डाटा के बारे में डाटा को होता है, यह डाटा पर विभिन्न प्रतिबंधों के साथ डीबीएमएस द्वारा संग्रहित किया जाता है। अगला है डाटाबेस इंस्टेंस क्या है, किसी डाटाबेस स्कीमा में डाटा को लोड करने के बाद किसी भी समय लिए गए स्नैपशॉट ही डाटाबेस इंस्टेंस कहलाते हैं। क्वेरी क्या है, डीबीएमएस से डाटाबेस से डाटा की जानकारी लेने के लिए क्वेरी का उपयोग किया जाता है। डाटा मैनिपुलेशन, इसमें डाटा को डाटाबेस में इंसर्ट, डिलीट व अपडेट ऑपरेशन द्वारा जोड़ा, हटाया और परिवर्तित किया जा सकता है।
डाटाबेस इंजन यह एक प्रोग्राम है का सेट है जो डाटाबेस बनाने, पुनर्प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्वेरीज को संभालने के लिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अब देखिए इसका अथवा है रिलेशन के 3 महत्वपूर्ण गुणों का समझाइए। तो 3 महत्वपूर्ण गुण कहाँ लगता है रिलेशन पे? टेबल पे लग सकता है पूरी पे, एक रिकॉर्ड पे लग सकता है यानी रो पे लग सकता है और एक कॉलम पे लग सकता है। तो सबसे पहले रिलेशन के एट्रीब्यूट पे, एट्रीब्यूट को अपन कॉलम भी बोलते हैं और फील्ड भी बोला जाता है। तो निम्न नियम लागू होते हैं। इसमें से प्रत्येक एट्रीब्यूट का एक यूनिक नाम होगा। एक रिलेशन में एट्रीब्यूट का क्रम इमेटेरियल होता है यानी इसमें परिवर्तन नहीं होता है, क्रमानुसार होता है, डाटा में मैटर नहीं करता है, इमेटेरियल होता है, साथ में यूनिक नाम वाला एट्रीब्यूट होता है और सेम डाटा होता है उसमें। जैसे अगर मैंने एक कॉलम लिया रोल नंबर तो उसमें सभी जो मान है वो इंटीजर ही होंगे, उसमें फ्लोटिंग पॉइंट वगैरह कुछ नहीं है। टपल पे क्या लगा सकते हैं? प्रत्येक टपल अलग अलग होता है और टपल को क्रमबद्ध नहीं माना जाता है। जबकि टेबल पे क्या लगा सकते हैं? एक एट्रीब्यूट में सभी मान एक ही डोमेन होने चाहिए, प्रत्येक डाटा एट्रीब्यूट में एटॉमिक होने चाहिए, अज्ञात या उपयोगकर्ता द्वारा मान नहीं दिए जाए ऐसे एट्रीब्यूट का मान नॉट नल हो सकता है। एक टपल में एक समान 2 या अधिक एट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए। दोस्तों इस प्रकार ये पूरा चैप्टर जो सॉल्यूशन था वो कंप्लीट होता है। थैंक यू। लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर जरूर कीजिए। आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। आपको हार्दिक शुभकामनाएं, पहले से अग्रिम शुभकामनाएं पेपर के लिए। आपका पेपर अच्छा हो। थैंक यू, धन्यवाद।